इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम लॉ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास अगर हम ऐसे बात करें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में, तो वो हमारे पास होगी ज़ीरो। कैसे होगी हमारे पास ज़ीरो? क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो रैंडम मोशन करें। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस तरफ को है, किसी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरफ को है। और अगर हम सम करके इन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, ये तो हमारे पास तब केस है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ज़ीरो। यानी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी तो हमारे पास मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसी मोशन कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं तो एज ए रिजल्टेंट वो कोई खास डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं देंगे। हम कहेंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मोशन क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। और वेलोसिटी क्या होगी, वो भी रैंडम होगी, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी उनकी ज़ीरो होगी। या उनमें क्या होगा हमारे पास, हम कहेंगे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, या हम कहेंगे हमारे पास करंट क्या है, ज़ीरो है। जब एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है तो फास्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे, हम कहेंगे कि उसका जो है करंट वो ज़ीरो है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। और इसके बजाय जब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स में, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो है एक डायरेक्शन मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे मॉडिफाई करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, अगर मैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास मैंने बैटरी अटैच कर दी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव टर्मिनल उसका लो पोटेंशियल है, ये हमने बैटरी अटैच की दी है। बैटरी अटैच करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो सारे अभी यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वो सारे यहाँ के पे एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, उन्हें डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, उन्हें डायरेक्शन कैसे मिली, आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरफ को क्यों मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप देखें कि हमारे पास हमने फील्ड दी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है। फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन है वो जा रही है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ को जाएंगे, हमारे पास राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके, कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस तरफ को जाना शुरू चाहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल उसका। ठीक है, बैटरी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, राइट टू लेफ्ट जो जा रहे हैं। ठीक, हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्ड हो जाएगी। और इसी टाइम भी हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कैसे मूव करे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे मूव करे होंगे कि आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके क्या होगा, हमारे पास इसके साथ जो आयन है इसके साथ लाजमी इंटरेक्शन होगा। आयंस हमारे पास अंदर प्रेजेंट होंगे, कि हमें पता है कि हमारे पास कोई भी मेटल उसके अंदर आयंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर फोनॉन्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर इम्परफेक्शंस भी हो सकती हैं, ग्रेन बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। तो उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, यानी कोलिजन करेंगे उनके साथ। तो आप देखिए कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साइन के साथ स्ट्राइक करेगा, यानी यहाँ पे आके टकराएगा। वैसे आप देख रहे थे कि आपको फोर्स मिली थी यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिली थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते थे एक्सेलरेट हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके वो टकराने की वजह से अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ये हम फिर देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं नोट्स में। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे यही बताई गई हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन ए कंडक्टर, फ्रीली मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन गैसेस इन इक्विलिब्रियम स्टेट because of the fact that in a conductor the number of electrons moving in opposite direction is always the same। यानी यहाँ पे आप देखें कि हर डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी तो उनकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। एवरेज वेलोसिटी ही ज़ीरो है, इसका मतलब है एक खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कोई मूव नहीं करे तो कोई करंट ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब है कोई उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। बेशक मेरे पास एक मेटल के अंदर बहुत सारे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन उनकी एक खास डायरेक्शन नहीं मेरे पास बन रही। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की है। और इससे आगे हम देखेंगे तो ये देखें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, हमारे पास रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगी such that they slowly drift in a direction opposite to that of a electric field with an average velocity vd। ठीक, अब ये जो मैंने आपको दिखाया, ये
यानी कि यहाँ पे जब हमने बैटरी लगा दी या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हमने जो दिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने खास डायरेक्शन ले ली है। और अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, एक खास डायरेक्शन को मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई हो गई है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन को है और जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या होगा, मोमेंटम हमें पता है P इज इक्वल्स टू mv होता है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एज कट के है, ठीक है। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर वेव वेक्टर की फॉर्म में हम मोमेंटम लिखें तो हम एज कट के की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है तो उसके ऊपर दोनों ये फोर्सेस लग रही होंगी, तो एक हमारे पास ये फोर्स बनती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, हम कह रहे हैं consider electrons in an external uniform magnetic field so they experience a force this, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पे उसको फोर्स क्या लग रही है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो इसे पुश कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है, वो हमारे पास क्या है, क्यू ई, ठीक। और विच एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, यानी डी पी बाई डी टी के इक्वल होती है। और अगर मैं पी को खोलूँ तो मेरे पास एम वी बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, आप इसकी यूनिट चेक कर सकते हैं, ये पहले भी जो है देखा हुआ है, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम की सेम यूनिट आएंगे, इसका मतलब है हम इस तरह फोर्स को चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। और अगर इसे मैं ओपन करके लिखूंगी तो मेरे पास एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा। और इसको मजीद अगर मैंने एज कट की फॉर्म में लिखूंगी तो उसका मतलब है एज कट कांस्टेंट है, यहाँ जैसे एम कांस्टेंट था यहाँ पे एज कट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास डी के बाई डी टी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास दो इक्वेशन, यानी मैंने इसे इक्वेशन नंबर 4 बना देती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, नंबरिंग कर दिया मैंने। तो इसको मैं देखूंगी 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एज कट डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो मेरे पास डी के बाई डी टी इस तरह आ जाएगा। अच्छा, thus in the presence of the electric field all the electrons accelerate in the direction opposite to the electric field and in the k point shifts the entire Fermi sphere shift in the k space at a uniform rate. In the absence of the collision, the Fermi sphere moves in the k space at a uniform rate by constant applied electric field. अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये के स्पेस होगा वो क्या करेगा, उसका स्पेस शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं के स्पेस देखूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास इंटायर फर्मी सरफेस थी आपके पास, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जब कोई फील्ड नहीं थी अपनी जगह पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फर्मी स्फीयर ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जब आपने फील्ड अप्लाई की, फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपके पास क्या, हर पॉइंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेंज हो रही है तो हमारे पास इंटायर फर्मी स्फीयर यानी कि पूरा का पूरा फर्मी स्फीयर ही शिफ्ट होगा, ठीक है। पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि किसी खास जगह पे मैं कहूँ कि यहाँ से अब फर्मी स्फीयर कम हो गया है ज्यादा हो गया, लेकिन फुल हमारे पास फर्मी स्फीयर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने जो उसके अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर दी हुई है, यहाँ पे ये स्कैटरिंग के पॉइंट को शो किया हुआ है, ये भी हम भी स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं फर्मी स्फीयर ले रही हूँ, यहाँ पे इसका ये सेंटर था, तो नेक्स्ट आप देखेंगे उसका सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास स्फीयर ही ऑन द होल क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये बात हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और के पॉइंट शिफ्ट हो गए पे, के पॉइंट यानी सारे के पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से इंटायर स्फीयर ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और फिर हम देखेंगे कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, 0 से t पे इंटीग्रेट करूंगी मैं, और यहाँ से भी 0 से t पे इंटीग्रेट करूंगी, और डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल डी टी रह जाएगा। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या बचेगा, के, ये के है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, इसको, ये आपके पास ये हमारे पास क्या है, के है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि आपके पास क्या है, ये हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद के एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस के एज ए फंक्शन ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी इंटू एच कट ये आ रहा है, ठीक है। टी यहाँ पे टाइम है,
प्लस कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट हमारे पास v नॉट होगा, या आप कह दें कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कब? जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसका मतलब है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ रही थी? जीरो थी। इसका मतलब है ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगेन हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी? सिर्फ हमारे पास टर्म जो है वो बच जाएगी, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये सारी टर्म बच जाएगी, ठीक। और if the force F minus E is applied at a time t is equals to 0 an electron gas that fills the Fermi sphere centered at the origin of k space, then at the later time t the sphere will be displaced to a new center at this। ठीक है, ये वही बात मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास क्या कर रहा है यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ पे अगर ये सेंटर इसका आगे सेंटर भी थोड़ा क्या कर देगा? मूव कर देगा, थोड़ा सेंटर भी इसका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेंटर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक। और अगर मैं इसको डेल लिख दूं क्योंकि दोनों का डिफरेंस था के का, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक। नोट दैट द फर्मी स्फीयर इज डिस्प्लेस्ड एज ए होल। हमने अभी अगेन बात की थी कि हमारे पास फर्मी स्फीयर एज ए होल, क्योंकि सारे के पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि फर्मी सरफेस एज ए होल स्फीयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों एज ए होल होगा? क्योंकि के पॉइंट सारे शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सारे एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो सारे भी एक शिफ्ट हो गए, सब के सब शिफ्ट हो गए, इसीलिए हम कहेंगे कि एज ए होल फर्मी स्फीयर जो हमने बनाया था वो भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम देखेंगे व्हाट लिमिट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ ऐसे लिमिट कर रही है एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को? तो अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास हम ये मैंने आज जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है कि हमारे पास कोई आयन है। अगेन मैं अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बना लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आपके पास हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारे पास क्या हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से इधर से इधर इसकी तरफ को आएंगे, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आना शुरू करेंगे, वो पहले क्या करेंगे? इसका मतलब है कि अगर उनकी कोई नॉर्मल वेलोसिटी थी, टू थी या जो भी थी, इस फोर्स की वजह से उनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है ऑपोजिटली चार्ज की वजह से, तो उनमें एक्सेलेरेशन आएगी, यानी कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे आयन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन होने की वजह से इसके और इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो थोड़ी देर यहाँ पे कोलिजन करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ सीधा सीधा जाने की वजह उसकी वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। अगेन क्या होगा कि फिर अगेन टकराने के बाद, यानी थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद, थोड़ी देर ठहरने के बाद, टकराने के बाद वो अगेन आगे मूव करेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे जाएगा, आगे क्या होगा? फिर आयन है उसके पास, तो उसने जो अगेन वेलोसिटी अगेन की थी वो क्या हो जाएगी? अगेन कोलिजन की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। अगेन फिर वो आगे मूव करेगा। इसी तरह सोन आपके पास क्या होता जाएगा? जितनी जितनी वो इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी गेन करता जाएगा, देखिए फील्ड के करीब होता जा रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी गेन कर रहा है। फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेलोसिटी आती जा रही है, लेकिन कोलिजन की वजह से उसकी टकराती जा रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलेरेशन उस तरह नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? एक स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगी? स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं दो सक्सेसिव कोलिजन यानी ये और ये इन दोनों के बीच में देखूं तो मेरे पास जो है वो अगर मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लगा, तो मैं कहूँगी कि टॉ है। वो क्या है? टॉ। वो होगा मेरे पास, हम कह देंगे कि मेरे पास क्या टाइम है, या इसको टाइम ऑफ कोलिजन कहेंगे। और मैं अगर देखती हूँ कि दो जो सक्सेसिव कोलिजन है उनके दरमियान मेरे पास जो है वो लेंथ कितनी बन रही है, तो उसे मैं कहूँगी कि वो मेरे पास क्या है? वेवलेंथ है। मैं उसे कहूँगी वेवलेंथ बन रही है, एक खास वेवलेंथ बन रही है, जिसको हम लिखेंगे हमारे पास क्या होगी? इसका मतलब है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के बीच हम अगर डिस्टेंस की बात करें या सक्सेसिव फुल कोलिजन के बिटवीन हम कहेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो वो कहेंगे हमारे पास क्या है? लैम्डा, यानी मीन फ्री पाथ हम इसे कह देंगे या मीन डिस्टेंस कह देंगे। और ये हमारे पास मीन या एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? हम इसे कहेंगे एवरेज डिस्टेंस, ठीक। ये हमारे पास क्या होगा? एवरेज डिस्टेंस हम कह देंगे, और या हम इसे मीन डिस्टेंस कह देंगे, और टाइम यहाँ पे टॉ लगा है हम कह देंगे, और इसे हम वेवलेंथ यहाँ से हम कह देंगे एल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
एल से कह देंगे और हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन हुई हैं और वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इन दोनों की क्या होगी, हमारे पास सेम होगी, जिसे हम कहेंगे वी। एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास इन दो सक्सेसिव कोलिजन की वी। ठीक, और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास कैसे हो जाएगा, सिंपल, जैसे आप लिखते हैं S इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं B और T, यहाँ T के बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास टॉ हो जाएगा, V के बजाय क्या हो जाएगा V ही रहेगा, और इसके बजाय क्या हो जाएगा L हो जाएगा, जो मेन फ्री पाथ आ जाएगा। तो आप इसे जो कह सकते हैं कि मेन फ्री पाथ और इनका आपस में रिलेशन क्या हो सकता है हमारे पास। अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन हो जाती हैं बीच में। ये कोलिजन जो है यहाँ पे मैंने आपको सिंपल आयंस की बात की है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोलिजन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकती हैं। देखें, let us suppose that as soon as velocity of the direction of motion of electron attain a constant value, the field is turned off. This velocity start diminishing as a result of collision of the electron with the phonons, impurities and the latest imperfections. हमारे पास ये जो है कोलिजन, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, आयंस की वजह से हो सकती है, लेटेस्ट इम्परफेक्शंस की वजह से हो सकती है, या फिर हम इसमें फोनॉन्स की वजह से भी हमारे पास जो है वो हो सकती है। फोनॉन एक्चुअली आपके पास क्या होती हैं, फोनॉन्स आपको पता है कि आपके पास एक जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूली अपनी एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूली अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोलिजन हो सकती है। कोलिजन की वजह से आपके पास एक रिलैक्सेशन वाला टाइम आ जाएगा, डॉ प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोसेस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलेशन अटेन नहीं होगी उस तरह। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, उसको गेन में देखती हूँ कि मेरे पास कैसे मॉडिफाई होगा। हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो है डेल्टा के हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस ई बाई टी बाई एच कट के इक्वल था। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, एच कट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच कट हमारे पास आ जाएगा एच कट डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाइम। ठीक, और अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास एच कट के किसके इक्वल था, एम वी डी यानी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल था। तो मैं इसको इसके साथ इक्वलेंट करके भी लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं मैथ्स जो है वो क्या करती हूँ, दूसरी साइड्स पे ले जाती हूँ, तो इसके नीचे भी आ जाएगा, या अगर मैं इसके साथ करूँ तो इसके नीचे भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली कि माइनस ई यानी इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मेरे पास क्या है टाइम इंटू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, और टी को जो है मैं टॉ के इक्वल भी कर सकती हूँ। ठीक है, इतनी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिनके ऊपर चार्ज हमारे पास माइनस ई होगा पर यूनिट वॉल्यूम, देन द करंट डेंसिटी इज। अच्छा, करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एन क्यू वी डी होती है हमारे पास। इसलिए यहाँ कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एन हो जाएंगे, जो हम कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल में, हर मेटल के केस में डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्यू की जगह माइनस ई हो जाएगा, वी डी अभी जो हमने वेलोसिटी निकाली वो ये आ जाएगी। तो उसको फिर मैं थोड़ा और जो है वो मॉडिफाई करूंगी या सेट करूंगी, तो मेरे पास एन ई स्क्वायर ई टी बाई एम आ जाएगा। ये मेरे पास आ रही है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे देखें टी की जगह हम टॉ लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम या कोलिजन टाइम हम लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। और इससे मेरे पास इक्वेशन जो है वो ये आ गई, करंट डेंसिटी की इक्वेशन आई है। ठीक है, अभी एक्चुअली हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसी करंट डेंसिटी को मैं लेती हूँ, ओहम लॉ लेती हूँ, और ओहम लॉ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरे पास करंट डेंसिटी, तो बीच की सारी टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, करंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इक्वेशन आ जाएगी। ये हम ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि मेरे पास करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपके पास करंट डेंसिटी आएगी। इससे इस इक्वेशन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये टर्म जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और ये हमारे पास तभी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी यहाँ पे अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस को 10 और 11 को मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, जो मुझे बता रही है एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि टॉ एक रिलैक्सेशन टाइम है जो कि कांस्टेंट टाइम है, एम मैथ है यानी मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है वो क्या हो रहा है,
ये सारी टर्म्स क्या हो रही हैं कि कांस्टेंट बन रही हैं, ठीक है। ये सारी टर्म्स मेरे पास क्या हो रही हैं, कांस्टेंट टर्म बन रही है। सिर्फ एन जो है वो नंबर है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो एन, वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट नंबर होगा, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी, यानी मेटल्स में अगर आप डिफरेंट मेटल्स लेंगे तो उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है कि किसी मेटल में कितने हैं। ये टर्म्स तो साथ इसके क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ये कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। टॉ तो हमारे पास एक्चुअली कोलिजन टाइम है, लेकिन टेम्परेचर का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। और अगर हमें इसको देखूँ, मेरे पास मोबिलिटी क्या होती है, वो ई टॉ इन बाय एम होती है। इसे हम कह सकते हैं कैरियर मोबिलिटी, और इसे हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास मोबिलिटी हो गई। इस तरह हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या क्या बता रही है कि चार्ज ट्रांसपोर्टेड इन द मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, यानी कि एन के इक्वल बता रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे खोल के लिखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ से लिखते हैं। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो आप देखें कि आपके पास क्या है, डेंसिटी में कह रही हूँ मेरे पास किस किस के इक्वल है, एन और ई, फिर मैं कहती हूँ अगेन ई, और ये है मेरे पास टॉ बाय एम, ठीक है। तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरे पास एक तो ये बता रहा है कि हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी कि चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिपेंड करेगा। दूसरा मैं आपको बता रही थी कि आपके पास यानी ई बाय एम इंटरेस्ट बिकॉज द एक्सेलेरेशन इज गिवन फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द ई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम, ठीक है। यानी कि ये वाली टर्म जो है वो आपके पास क्यों आ रही है, आपके पास इसलिए आ रही है, आप देख रहे हैं कि आपके पास जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास फोर्स लग रही है, तो फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी एम ए लगेगा। और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ रही है कुछ यूँ, जो मैं बता रही है कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है ई के और इनवर्सली रिलेशन है मैथ के, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मुझे पता चल रहा है कि ये फैक्टर इसलिए आ रहा है बीच में, और टाइम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है टाइम ड्यूरिंग विच द फील्ड एक्ट्स ऑन द कैरियर, यानी कि ये टॉ टाइम है, कोलिजन टाइम है, ये वो वाला टाइम है जब हमारे पास फील्ड लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमें ये कुछ जो है वो फिर यहाँ से हमें यही पता चला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर ऑफ कैरियर्स पे डिपेंड कर रही है, कि नंबर ऑफ कैरियर्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और इनकी मोबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं।